हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सिंप्लेक्स मेथड के थ्रू हमने मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है अंडर एलपीपी। तो एलपीपी के अंदर हमने सिंप्लेक्स मेथड का इस्तेमाल करके मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और साथ में दोस्तों आज हम इसमें यूज़ करने वाले हैं बिग एम मेथड। ये मेथड क्या है इसके बारे में मैं साथ में ही बताऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम ये सम करेंगे स्टार्ट। अगर आपने इससे पहले अभी तक फॉर्मूलेशन यानी एलपीपी की फॉर्मूलेशन कैसे करते हैं या फिर ग्राफिकल मेथड नहीं देखा है तो उसकी वीडियो देखनी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ में दे दिया जाएंगे। आप वहाँ से पहले उसे समझिए, फिर यहाँ से आपको समझ आएगा। तो उसके अलावा दोस्तों और भी कोई नोट्स चाहिए किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया गया है। अब दोस्तों हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि सिंप्लेक्स मेथड का इस्तेमाल करते हुए अगर हमने बात करनी है दैट इज़ बिग एम मेथड की, तो उसका भी हमने इसमें इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है मिनिमाइजेशन का, इतना तो क्लियर हो गया। फिर हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे दिया गया है। कंस्ट्रेंट हमारे पास 3 तरीके के दे दिए गए हैं और जितनी भी x1 और x2 की वैल्यू है वो हमें नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स के साथ डोनेट करनी होती है। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी सिंप्लेक्स मेथड का इस्तेमाल करोगे ना तो वहाँ पे क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन का थोड़ा सा अलग होगा। कैसे अलग होगा? तो यहाँ पे दोस्तों हमने सबसे पहला जो स्टेप करना है वो क्या है? सबसे पहली चीज़, जब भी हमने मिनिमाइजेशन, मैंने मिनिमाइजेशन कहा है, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है एलपीपी के अंदर, तो हमें कुछ इंट्रोड्यूस करना होगा। इंट्रोड्यूस क्या करने होंगे? कुछ जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ दैट इज़ सरप्लस वेरिएबल्स होंगे, उनका इस्तेमाल यहाँ पे आपने करना है। सरप्लस वेरिएबल्स, हमने जितने कंस्ट्रेंट्स हैं उतने सरप्लस वेरिएबल के साथ हमने इस सम को करना है, ठीक है। और इन्हें हमने मानना है दैट इज़ ज़ीरो कोएफिशिएंट के साथ डोनेट करेंगे हम इसे, ताकि जो इक्वेशन है वो इक्वल फॉर्म में हम कर सकें। इक्वल फॉर्म में करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं अंडर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। इसके साथ साथ हमें फिजिबल रीज़न आसानी से मिल जाए, उसे भी आसान करने के लिए एक और चीज़ इसमें हमने इंट्रोड्यूस करनी है जिसका नाम होता है आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स का भी इस्तेमाल यानी ए के साथ जिसे हम डोनेट करेंगे वो भी हमने यहाँ पे लिखने हैं। और एक और चीज़ इसमें हम आर्टिफिशियल वेरिएबल फिजिबल सोल्यूशन तो लेने के लिए कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को हमने फाइंड आउट करना है या फिर आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को पता करना है तो उसके लिए हमारा मेथड यूज़ होगा बिग एम मेथड। यानी एम की वैल्यू डोनेट करके हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना होता है। यानी अगर मैं इस इक्वेशन को इक्वलाइज करूं सबसे पहले तो तब आपको क्लियर होगा कि मेरे पास क्या है, z फंक्शन क्या है मेरे पास, यानी मेरे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, ये रही उसकी वैल्यू, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले सरप्लस वेरिएबल 0 वैल्यू के साथ डोनेट करने हैं, तो ये लीजिए 0s2, ठीक है जी, और 0s3। ये तीन कंस्ट्रेंट है इसलिए 3 आ गए। अब देखो आर्टिफिशियल वेरिएबल में मैंने कहा बिग एम मेथड, मैं इसमें m का इस्तेमाल करूँगा जिसका मतलब होता है हायर वैल्यू, हायर पॉजिटिव वैल्यू। ये हमें बता देगा कि ये हायर पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। और हमने इस्तेमाल करना है MA की वैल्यू 1, मतलब MA1, MA2 और MA3। ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा जब आपने फिजिबल सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ बिग एम मेथड और सरप्लस वेरिएबल लेकर करना हो। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन पता चल गया। अब कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो कंस्ट्रेंट्स को इक्वलाइज करने के लिए क्या करेंगे, 3x1 x की x2। अब देखो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे इस्तेमाल करना है अपने सरप्लस वेरिएबल्स को। तो सरप्लस वेरिएबल्स में हमने देखो सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, ध्यान से समझना। सबसे पहला सरप्लस यहाँ मिनिमाइजेशन का है, -s1 के स्टार्ट हो जाएगा, फिर प्लस हमने s2, ठीक है। देखो ध्यान से एक और चीज़ क्या समझनी है, इसमें मैंने 0 नहीं लगाना लेकिन इसमें लगाना है और इसके साथ साथ इसमें भी लगाना है, ठीक है। और एक
ध्यान से चीज़ समझो, यहाँ पे जो m है वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ ही लगेगा, अदरवाइज़ a की वैल्यू को भी हमने एज इट इज़ ही पहले नंबर पे एज इट इज़ लिखना है, दूसरे नंबर पे 0 के साथ, तीसरे नंबर पे 0 के साथ। देखो क्यों लिखा, ये भी सबसे बड़ी चीज़ है, ये पहला कंस्ट्रेंट ध्यान से समझ लेना, 3x1, ठीक है, मतलब ये जो चीज़ है ये तो लिख ही ली। फिर उसके बाद सरप्लस, जो पहला कंस्ट्रेंट है वो ये कहता है, मैं सारे कंस्ट्रेंट पहले लिख देता हूँ, इससे ईजी हो जाएगा, ये लीजिए x1 x2, फिर आता है x1 2 x2, ये मेरे पास कंस्ट्रेंट है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, ध्यान से समझना, अब मैंने देखो सबसे पहले इसमें एक होता है सरप्लस वेरिएबल जिसकी वैल्यू को हमने 0 नहीं रखना होता एक कंस्ट्रेंट के अंदर, यानी अगर मेरे पास 3 है तो 3 में से अगर मेरी एक बार इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, एक बार इसकी है, तो एक बार इसकी है, तो बाकी 2 की तो नेगेटिव, बाकी 2 की तो 0 रहेगी। तो यहाँ पे समझो कि अगर सबसे पहले यहाँ पे बात कर रहे हो तो यहाँ पे पहले नंबर पे मैंने इसकी वैल्यू को क्या कर दिया, पॉजिटिव, ठीक है। अब मैं दूसरे नंबर पे 0 से स्टार्ट करूँगा, अब मैं दूसरे वाले की जो वैल्यू है उसे एज इट इज़ माइनस में लिख दूँगा। फिर आता है 0s3, फिर आते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल, पहले मैंने इसे भी एज इट इज़ लिखा था, अब मैं इसे भी 0 के साथ लिख देता हूँ। अब मैं इसे 0 से हटा देता हूँ, ठीक है जी, a2 और फिर आ जाता है 0a3। देखो पहले नंबर पे मैंने 1 वेरिएबल को पॉजिटिव माना, यानी दूसरे 2 वेरिएबल 0 के साथ डोनेट किए। दूसरे में मैंने पहले को और तीसरे को माना। अब तीसरे में जब बात आएगी फिर मैंने पहले 2 को एज इट इज़ रखना है, ठीक है जी, और तीसरे वाले को मैंने क्या कर देना है, माइनस के साथ 0 नहीं लिखना। फिर 0a1, फिर 0a2 और तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास +a3। अब मैंने इसके साथ, ये देखो ये मैट्रिक्स, एक और चीज़ बताऊँ इसमें सबसे आसान चीज़ क्या है, इसमें हमने डिफ़ाइन करनी होती है यूनिट मैट्रिक्स। यहाँ पे आपको वर्ड याद होगा मैट्रिक्स, +1 +2 में मैथ किया हो, वैसे भी बेसिक पता होता है कि मैट्रिक्स किस फॉर्म में होते हैं। मैट्रिक्स की फॉर्म क्या होती है, 1 1 और 1, फिर बाकी सारे 0 होते हैं। ऐसे ही 1 1 और 1 बाकी सारे 0 होते हैं। ऐसे ही होती है फॉर्म आपकी, अगर आपको इतना सो पता हो तो ये चीज़ मैट्रिक्स की फॉर्म में तैयार होने के कारण ही इस चीज़ तरीके से बनी है। तो मेरे पास 3 कंस्ट्रेंट आपके सामने तैयार हो गए हैं विद ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है जी। ये सबसे पहली चीज़ समझ आ गई। और सबसे आगे ज़रूरी चीज़ क्या है कि इसे भी तो चेंज करना होगा, तो इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x1 x2 s1 s2 s3 a1 a2 a3, ये सारी चीज़ें ही क्या हैं, दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स, ठीक है जी। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप जो आपने ध्यान से करना है। डन। अब हम बनाते हैं इसका टेबल। तो टेबल के थ्रू इस चीज़ को सॉल्व करना है। सिंप्लेक्स टेबल बनता है इसके अंदर। तो सिंप्लेक्स टेबल नंबर 1 हम करते हैं। तो ये आपके सामने टेबल मैंने ऑलरेडी तैयार किया हुआ है। तो टेबल में वैल्यूज़ को कैसे लिखना है इस चीज़ के बारे में ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले आता है सी जे का मतलब होता है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स, यानी जितने मेरे पास वेरिएबल्स हैं ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी जो मेरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसके साथ कोएफिशिएंट जो जो लगे हुए हैं, जैसे x के साथ 4 है, x2 के साथ 2 है, s के साथ 0 है, ये सारी चीज़ें कही गई हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपने इस लाइन में लिख देना है। जैसे अब मैं x1 की वैल्यू क्या है 4, x2 की वैल्यू है 2, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर m और फिर m, ठीक है जी। ये सारी वैल्यू को मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब देखो अब मेरा दूसरा स्टेप क्या होगा। अब मेरा दूसरा स्टेप है ये मैंने जो अभी वैल्यूज़ को लिया है ना, मतलब जो मैंने अभी आर्टिफिशियल वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, यानी ए के साथ मेरी वैल्यू क्या है वो लिखना है। यानी जो मैंने वेरिएबल्स को इस्तेमाल किया है विद द हेल्प ऑफ बिग एम मेथड, वो वेरिएबल्स मेरे इस साइड पे आ जाएंगे। देखो बेसिक वेरिएबल्स मैंने यूज़ किए हैं बेसिक वेरिएबल्स को मैंने इस्तेमाल किया, जैसे a1 a2 और a3 बेसिक वेरिएबल्स मेरे ये हैं, और इनकी वैल्यू क्या है अभी के लिए m है, ठीक है जी। ये भी हो गया, ये भी हो गया, समझ आ गया। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो जो वैल्यू है उनके साथ साथ हमने लिख दिया।
सिमिलरली जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हमने आर्टिफिशियल लिए थे वो लिख लिए, और उनकी वैल्यू क्या है एम एम और एम, वो एम 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 हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है जी। अब हम करते हैं अपना, ध्यान से समझना, कंस्ट्रेंट्स की वैल्यू को फिल करना है, उनके भी कोएफिशिएंट ले लीजिए। तो कोएफिशिएंट मैंने एज इट इज़ भर देने हैं, तो ये लीजिए मैंने एज इट इज़ यहाँ पे 1 1 और 2 -1 0 0। ठीक है जी। फिर उसके बाद आता है माइनस, देखो अब यहाँ पे मैट्रिक्स जो शुरू हो जाता है, ध्यान से समझना, यहाँ पे आपकी वैल्यू 0 आएगी। मैट्रिक्स कैसे बनते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, सिमिलरली यहाँ पे और यहाँ पे, फिर बाकी सारी जीरोज़ आती हैं, बाकी सारी ज़ीरोज़ आती हैं। आप चाहे मैच कर सकते हो। मैच कैसे करना है, अगर इसके साथ कुछ नहीं, इसकी वैल्यू 1 मानी गई है, इसके साथ 0 है, 0 आ गया। देखो ये रहा S1 0 1 0 0 1, और देखो माइनस है तो -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1, ऐसे ही इसकी वैल्यू जो है वो बनेगी। तो 3 टाइप ऑफ मैट्रिसेस, मतलब 3 तरीके का जो बनता है ये आपको पता है, दैट इज़ इस फॉर्म में बनता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो सिमिलरली हमने इस फॉर्म में इसे तैयार किया है। ठीक है, अगर आपने मैट्रिक्स पढ़ा है तो इट वुड बी ईजी फॉर यू, अदरवाइज नहीं पढ़ा तो इस फॉर्म में ही हमने बनाना होता है, स्टार्टिंग, मिडल और लास्ट। ठीक है जी। तो ये तो आपको अब क्लियर हो गया होगा। अब देखो हमने अगला स्टेप क्या करना है, ZJ, यानी ZJ निकालना है। ZJ मतलब कैसे निकलेगा, यानी कैसे निकालना है, उसके लिए एक फॉर्मूला लगेगा, उसके लिए फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा। तो क्या है फॉर्मूला, ध्यान से समझो। तो ये रहा आपके सामने अब फॉर्मूला दोस्तों ZJ निकालने का। कैसे है मैं साथ सामने बता देता हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने CBI × X1, यानी इस चीज़ को पहली लाइन यानी X1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखो अगर X1 है इसका मतलब सभी को करना पड़ेगा, तो सभी के लिए ऐसा चीज़ है, ध्यान से देखो। CBI 3 तरीके का है, M1 M2 M3। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। मैंने तीनों को लेकर चलना है, यानी 1 को भी, 2 को भी, 3 को भी। तो पहली बार मैंने M को किसके साथ किया, 3 के साथ किया। मेरी M की वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। ठीक है, 1 × X1 की वैल्यू क्या मानी गई है, 3, तो 1 × 3। सिमिलरली आगे मेरी दूसरी लाइन क्या है, M2 × 1, इसका मतलब मेरा अगला क्या कहता है, दैट इज़ M2 × 1 का मतलब M1 ही है, और मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब 1 ही रहेगा। ठीक है जी, इसका आंसर 3 है, इसका आंसर 1 है, और इसका भी आंसर 1 ही आएगा। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद मेरा पहला आंसर क्या आ गया, दैट इज़ 5। तो मैंने देखो ध्यान से समझो, पहले इसे मल्टीप्लाई किया, उसमें प्लस किया इस मल्टीप्लाई को, उसमें प्लस किया इस मल्टीप्लाई को। तो तीनों लाइनों के मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा जो आंसर आया है दैट इज़ 5। ऐसे ही मैंने नेक्स्ट लाइन के साथ करना है, M1 को X2 के साथ, M2 को X2 के साथ, M3 को X2 के साथ। तो तीनों के साथ जब कर लिया, तीनों को प्लस करना है, उसके बाद मेरा आंसर क्या आएगा, दैट इज़ 4। तो मतलब ऐसे अगर आप कर रहे हो तो ऐसे ही आपका आंसर आना है। मैंने बार बार, अगर आपने समझा है ठीक है, नहीं समझा तो एक बार दोबारा सुन लो। पहली लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, और तीनों के आंसर को प्लस करने के बाद आएगा ये आंसर। ठीक है जी। तो साथ में अब M है तो M तो आना ही है साथ में। ठीक है जी। सिमिलरली अब देखिए इसमें M आएगा -M, मैं वैल्यूज़ लिख देता हूँ। इसमें भी -M, इसमें भी -M, फिर आ जाता है इसमें +M और +M। ठीक है जी। तो ये नेगेटिव वाले M हैं और ये पॉजिटिव वाले हैं। अब यहाँ पे भी एक चीज़ फिल रह गई है। यहाँ पे सोल्यूशन क्या है हमारे पास, 27 21 30। तो 27 21 और 30, तो ये भी मैंने सोल्यूशन का मतलब जो हमारे पास लास्ट में आंसर था तो वो भी लिख लिया हमने। ठीक है, और जब मैंने M1 को इसके साथ किया, M2 को इसके साथ किया, M3 को इसके साथ किया, तो मेरा आंसर आ गया 78M। ठीक है जी। अब देखो जी, अब हमारे पास यहाँ तक सम वैसे फिनिश हो जाता था, लेकिन अब हमने यहाँ पे ना एक चीज़ देखनी है कि जब तक मेरा आंसर ये दो कांस्टेंट का 0 नहीं आ जाता, यानी CJ - ZJ हमने निकालना है। अब CJ - ZJ निकाल दोगे तो पहले ये निकालो, फिर उसके बाद इसकी ऑप्टिमैलिटी के बारे में बताता हूँ कि कैसे करना है आगे।
तो 4 माइनस 5m का मतलब 4 माइनस 5m ही रहेगा, इसका तो कोई एग्जैक्ट सोल्यूशन है नहीं। सिमिलरली 2 माइनस 4m आएगा, इसका आ जाएगा आपका m, देन m, फिर m, और फिर 0 0 एंड 0, ठीक है। और इसका भी हमारे पास अगर मैं, चलो इसका तो कुछ है नहीं, दैट्स ऑल। देखो यहाँ तक अभी भी आंसर 0 नहीं आया, दैट्स डजेंट मैटर। हमने ये समझना है कि हमें इसे 0 जब तक नहीं आता, हमारे पास इक्वालिटी क्या है, ऑप्टिमैलिटी क्या है। ऑप्टिमैलिटी कहती है मिनिमाइजेशन के केस में कि Cj माइनस Zj मस्ट बी ग्रेटर देन 0, यानी जब तक 0 नहीं आता उस तरफ आपने आंसर चलाते जाना है, जब तक 0 नहीं आता। तो इट मीन्स अभी तक इसकी वैल्यू नेगेटिव है। कैसे पता चला? m के साथ जितनी भी वैल्यू लगे होगी वो नेगेटिव, मतलब वो चीज़ देखनी है हमने m के साथ वाली। तो m के साथ वाली अभी तक 0 नहीं है, या फिर टोटली आंसर 0 आना चाहिए, तो वो तो है नहीं यहाँ पे। तो अभी तक आपने आगे चलना है। तो कैसे चलना है उसके लिए ध्यान से समझो। हमने अगर ये सिचुएशन नहीं आई है, हमने नेक्स्ट स्टेप निकालना है की कॉलम। की कॉलम से हमने की एलिमेंट और की रो निकालनी है। तो की कॉलम कैसे निकलेगा? विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन। तो की कॉलम में से हमने अगर की कॉलम निकालना है तो की कॉलम के लिए हमें ये क्वेश्चन क्या है, मिनिमाइजेशन का। तो मिनिमाइजेशन के लिए हमें क्या निकालना है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिनिमम वैल्यू, मतलब सबसे हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू। हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू में आप कंफ्यूज मत होना, m के साथ वाली वैल्यू। m के साथ यहाँ पे क्या है 4, m के साथ यहाँ पे क्या है -5। तो -5 ज़्यादा हो रहा है कि -4? ऑटोमेटिकली -5। तो जो मैंने ऊपर को एरो लगा दिया ये मेरा माना गया है की कॉलम, यानी ये पूरा x1 मेरा क्या है, की कॉलम है। ठीक है जी, सो दिस इज़ अ की कॉलम। डन। अब देखो, अब मैं आपको निकालने देता हूँ की रो, वो यहाँ से निकलेगी विद द हेल्प ऑफ रेशो। तो रेशो निकालने के लिए भी आपके पास थोड़ा सा एक कह लीजिए फॉर्मूला है, उसे भी आपने ध्यान से देखना है कि की रेशो आपने अगर निकालनी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो ध्यान से फॉर्मूला भी देखना। तो अब देखो दोस्तों क्या कहा गया है, ये पूरी लाइन क्या है, की कॉलम है, राइट। पूरी लाइन की कॉलम है। तो आपने जितना सोल्यूशन आया है ना उससे इस की कॉलम वाली लाइन के साथ डिवाइड कर देना है, जैसे 27/3, 21/1, 30/1। तो सबका आंसर देखना है। इसका आंसर 9 है, इसका आंसर 21 ही रहेगा, इसका आंसर भी 30 ही रहेगा। तो सबसे लोएस्ट उठा लेना है। सबसे जब लोएस्ट वाला मिल जाएगा ना तो ये रो क्या मानी जाएगी, पूरी की पूरी रो, दैट इज़ की रो। कौन सी रो मानी जाएगी, की रो। की रो कौन सी है, एरो यहाँ तरफ लगा लो, दैट इज़ कॉल्ड की रो। यहाँ पे यानी A1 वाली की रो है और X1 वाला हमारा की कॉलम है, और जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, यानी X1 यहाँ से आ गया और ये रो भी पूरी यहाँ वाली बन गई, यानी पहली लाइन बन गई। तो ये पूरी रो और कॉलम जहाँ पे इंटरसेक्ट हो गए, मैं यहाँ पे सर्कल लगा देता हूँ छोटा सा, तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो जाते हैं वो माना जाएगा की एलिमेंट। यानी अगर मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात बताऊँ तो 3 इज़ द की एलिमेंट आपने लिख देना है, यानी 3 एक की एलिमेंट माना गया है, राइट, जो दोनों के इंटरसेक्ट करने से हमारे पास आया है। डन। यानी ये पूरी रो की रो मानी गई और की कॉलम मानी गई, इंटरसेक्ट करने वाला पॉइंट की एलिमेंट माना गया। अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ पता क्या है, वो ये है कि हमारे पास आने वाला यानी एंटरिंग वेरिएबल और आउटगोइंग वेरिएबल क्या है। तो यहाँ पे अब A1 की हो गई टाटा बाय बाय। अब A1 लाइन दोनों के बीच में आ रहा है ना, 3 किसके सामने आ रहा है, A1 के साथ। हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर्टिफिशियल वेरिएबल की वैल्यू, यानी अब ये चीज़ चली गई, इसकी जगह किसने ले ली है, अब आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। इसकी जगह ले ली किसने, X1 ने। यानी जब अगला टेबल बनेगा ना तो यहाँ पे A1 नहीं आएगा, यहाँ पे X1 आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूँ ऊपर से ही, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं दूसरा टेबल जब बनाऊँगा आपको याद आ जाएगा कि यहाँ पे जो A1 है वो आपका क्या है, आउटगोइंग वेरिएबल है, ठीक है जी, आउटगोइंग वेरिएबल। और हमारे उसकी जगह पे आने वाला वेरिएबल है इनकमिंग वेरिएबल, यानी X1। तो ये दोनों चीज़ें आपने लिखनी है साथ में, तभी आपको सम किया जाएगा। अब देखो, अब ये दूसरा टेबल बनेगा ना, लेकिन उससे पहले, दूसरे टेबल से पहले बहुत ज़रूरी चीज़ क्या है, हमें फाइंड आउट करनी है इसकी न्यू वैल्यूज़।
तो उसके लिए अलग सा एक फॉर्मूला है। तो उसके लिए अलग से फॉर्मूले को ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना है। मैंने बस फॉर्मूला समझाना है और एक आधी वैल्यू, उसके बाद जितने टेबल्स आएंगे उसमें आपने भरनी है वो वैल्यूज़ और आपने करना है। ध्यान से समझना इस चीज़ को पहले ही। तो जो है हमारी की रो वाली कॉलम, की रो यानी जो हमारे पास की रो है उसके लिए अलग फॉर्मूला है, नॉन की के लिए अलग फॉर्मूला है। जो की वाली है उसमें जितनी ओल्ड वैल्यूज़ होंगी उसे डिवाइड कर देना है की एलिमेंट के साथ। ठीक है, मैंने क्या कहा समझ आ गया? जितना मेरे पास की रो ये है, की रो के जितने एलिमेंट हैं ना उन सबको 3 के साथ डिवाइड करना है, बस सीधी सी बात ये है, जितने भी एलिमेंट हैं, राइट। तो मैंने सबसे पहले यहाँ से पकड़ा 3 को 3 से डिवाइड कर देना है, पहली बार ये आ गया तो मेरा आंसर 1 आ गया। फिर 1/3, फिर -1/3, फिर मेरे पास 0/3, ये तो चलो 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद 0/3, ये भी 0 आ जाएगा। अब देखो, अब ये जो लास्ट ध्यान से समझना इस चीज़ को मैं क्या कहने वाला हूँ। अब आपकी जो आर्टिफिशियल वेरिएबल की वैल्यू है ना, यहाँ पे कौन सा टाटा बाय बाय होगा, यहाँ पे A1 चला गया। तो A1 की वैल्यू को निकालने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। A1 अगली वैल्यू में नहीं निकलेगा क्योंकि ये जा चुका है, ये लाइन चली जा चुकी है, तो इससे हमने नहीं लिखना अगले टेबल में, हम इन दोनों की करेंगे तो ये भी आंसर 0 ही आएगा, राइट। तो ये तो निकल गई की रो की, ठीक है। अब नॉन की का फॉर्मूला ध्यान से सुन लेना, वो थोड़ा सा टफ है, तो उसके लिए फॉर्मूला ध्यान से समझना है। ध्यान से क्या चीज़ है कि जितनी ओल्ड वैल्यू आएगी उसे माइनस करना है, मल्टीप्लाई आपकी जितनी न्यू वैल्यू आई है, मल्टीप्लाई बाय आपका होगा की रो के साथ वाला कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब की कॉलम। की कॉलम कौन सा लेना है? की कॉलम कॉरेस्पॉन्डेंस वाला। ध्यान से समझो मैंने क्या कहा। मैंने कहा ओल्ड वैल्यू, सबसे पहले ओल्ड वैल्यू मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे ऑलरेडी हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी जैसे 1 है, सपोज करो 1 है ना, तो 1 का आपने कॉरेस्पॉन्डेंस यानी जहाँ पे की रो का की एलिमेंट बना है, यानी जहाँ पे की एलिमेंट बना है उसके की कॉलम वाला हमने क्या लेना है, कॉरेस्पॉन्डेंस। यानी जैसे अब देखो 1 माइनस कर दिया मैंने, न्यू वैल्यू मेरी जितनी बनेगी, यानी इसकी न्यू वैल्यू बनी थी 1, मल्टीप्लाई कॉरेस्पॉन्डेंस की कॉलम, इसका कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है 1, सो इसको भी 1 के साथ करोगे तो 1 - 1 = 0। क्लियर हो गया यहाँ पे? कैसे आया ये, जो मैंने अभी कहा कैसे करना है, अभी समझ आ गया होगा कि इसमें आपने कैसे वैल्यूज़ डालनी है। सबसे ज़रूरी चीज़ यही है और नहीं है इसके अंदर कुछ भी। जितना आपको समझ आ जाएगा दैट्स ऑल, यही चीज़ आपने ध्यान से समझनी है और इससे ज़्यादा नहीं है। तो ध्यान से यहाँ पे आपने क्या समझा, सबसे पहला आंसर 0 है। फिर अगले का आंसर आपने देखो यानी 1 दिया हुआ है, न्यू वैल्यू आपकी 1 ही है। न्यू वैल्यू यहाँ पे देखो, अब न्यू वैल्यू है 1/3 और कॉरेस्पॉन्डेंस वाली 1 ही रहेगी। देखो कॉरेस्पॉन्डेंस वाली सब में 1 ही रहेगी, ठीक है। तो आपने 1 एज इट इज़ लिख देना है, बस न्यू वैल्यू चेंज हो जाएगी और ओल्ड वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ओल्ड वैल्यू 1/3, ओल्ड वैल्यू 0/3, ओल्ड वैल्यू 0, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, अब ये फॉर्मूले के साथ मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूले के साथ मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना है। ये फॉर्मूला है आपके पास, ओल्ड वैल्यू कौन सी लेनी है, यहाँ से उठानी है, न्यू वैल्यू आपने यहाँ से उठानी है, और कॉरेस्पॉन्डेंस की कॉलम आपने, अगर तो आप इस लाइन का ले रहे हो तो ये 1 है, अगर आप इस लाइन का ले रहे हो तो इसका लेना है, राइट। तो ये दोनों चीज़ों का ना मैंने आंसर यहाँ पे एज इट इज़ लिख देना है। आप खुद निकाल के देखना, फॉर्मूला आपके सामने है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कि आंसर सही है कि नहीं। और मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक लाइन तो निकाली दी है और साथ में आपको हिंट दे दिया है एक निकाल के कि कैसे निकालना है, राइट। अगर आप कहो तो मैं ऑलरेडी आपके पास आंसर्स लिख देता हूँ। आंसर्स वैसे अगले टेबल में हमने लिखने हैं, तो इसके लिए ऑलरेडी वैसे कोई इतनी आपको इशू नहीं आएगा। तो फॉर्मूला क्लियर है, ओल्ड वैल्यूज़ क्लियर है, न्यू वैल्यूज़ क्लियर हैं, की कॉलम क्लियर है कॉरेस्पॉन्डेंस वाला। तो वो सारी चीज़ें जब क्लियर हैं तो अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो चलो जी, अब हम बढ़ लेते हैं आगे। तो आगे भी तो हमारा यही किस्सा है, राइट। तो ध्यान से एक और चीज़ मैंने यहाँ पे समझानी थी, ये सारी लाइन लेनी है, विद सोल्यूशन भी लेना है हमने। ये नहीं कि A3 तक कर दिया तो काम ख़त्म, ये भी लेना है बीच में, यानी 27/3 यानी सोल्यूशन में भी 9 हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है।
तो अगर मैं इस लाइन को सबसे पहले बदलूं, क्योंकि ये क्या थी, की रो थी। अब ध्यान से समझना, मेरा यहाँ पे क्या था, A1, सबसे पहले A2 तो A3 अपनी जगह पर रहेंगे, राइट। इसने अपनी जगह बदल दी, यानी X1 के साथ चेंज कर ली, आउटगोइंग और इनकमिंग का फ़र्क पड़ गया यहाँ पे, राइट। M, अब देखो, अब जो इसकी वैल्यू होगी ना, वही वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, समझे इस चीज़ को। ऊपर क्या वैल्यूज़ हैं, ऊपर है वैल्यूज़ आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, ये सारी वैल्यूज़ हैं, राइट। जो वैल्यूज़ यहाँ पे होंगी, जैसे यहाँ पे अब x1 की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे भी 4 ही आएगा, m नहीं आएगा, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, राइट। तो ये चीज़ आपके माइंड में रख लो, ऐसे चेंज करना है हमने वैल्यूज़ को। तो की रो की वैल्यूज़ कैसे चेंज हो गई, मैंने पीछे करवाया है। तो जो जो वैल्यूज़ बनी थी उसकी मैंने वो वैल्यूज़ अब लिखनी शुरू कर दी हैं, तो बस एज इट इज़ आप लिख दो, राइट। तो आपका सोल्यूशन भी 9 आया था। अब नॉन की वाली भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। नॉन की वाली हैं दैट इज़ 2/3, 1/3, -1, 0, 1 और 0। देखो यहाँ पे भी अब मैट्रिसेस बनने वाला है, ध्यान से समझना। मैट्रिसेस आपको पता है कैसे बनना है, तो वही यहाँ पे अब फिर से बनने वाला है। तो ये लीजिए, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका दैट इज़ 12। आप इस चीज़ को फॉर्मूले के साथ निकाल के देख सकते हो। ये 2/3 कैसे आया, ध्यान से समझ लो। यहाँ से 1 माइनस, यानी ओल्ड वैल्यू थी 1 माइनस, यहाँ पे जब आपने किया तो 1/3 आता है, 1 माइनस 1/3, एलसीएम लेना है, 3 - 1 इज इक्वल टू 2/3, एलसीएम तो आता ही होगा। तो उस चीज़ को करने के लिए आपने क्या करना है, एलसीएम करने के बाद देखा तो 2/3 आपका आंसर आता है, तो 2/3 आपका आंसर आ गया, राइट। अब देखो, अब इसी तरीके से मैंने वैल्यू को फिल कर देना है, तो वैल्यू को फिल कर दिया मैंने 5/3, 1/3, 0, -1, 0 और 1, और साथ में आ गया 21। चलो जी, तो ये मेरा बॉक्स तैयार हो गया। अब मैंने अगला सम फिर से वही चीज़ करनी है, फिर से वही केस आता है दैट इज़ ZJ कैसे निकालना है हमने आपको मैंने बता चुका हूँ। पहली लाइन x1 के साथ, दूसरी लाइन x1 के साथ, तीसरी लाइन x1 के साथ, उसके बाद आंसर आएगा प्लस करने के बाद। 4 1 का 4, ये तो 0 है ही, तो 0 तो नहीं लेना, लेकिन 4 1 का 4 सब जब करोगे तो आंसर भी 4 आएगा। जब आपने इनको किया, ये ध्यान से करने वाला सम है। 4 को पहले आपने 1/3 के साथ करना है, ठीक है, जो आंसर आया उसे साइड पे रखो। फिर m2 को इसके साथ करना है, जो आंसर आया साइड पे रखो। फिर इसको इसके साथ करना है, जो आंसर आया उसे रखो। यहाँ पे ना 2 1 लेना छोड़ ही दो, क्योंकि ये टोटल m है, तो यहाँ पे तो अगर आप 2 1 लोगे तो फिर अलग अलग काम हो जाएगा, ऐसा नहीं, आपने m ही लेना है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से इस चीज़ को, 4 + 7m डिवाइडेड बाय 3, ये आपका इस चीज़ का बनेगा। आप करके देखना है, पहले इस लाइन को इसके साथ किया, जो आंसर आएगा उसे साइड पे रखो। फिर इस लाइन को इसके साथ किया, जो आंसर आएगा उसे साइड पे रखो। फिर इसको इसके साथ किया, जो आंसर आएगा साइड पे रखो। तीनों को प्लस करो, फिर उसके बाद ये चीज़ आएगी। इसका तो चलो m के साथ है ही रिलेशन, तो ये ऐसा ही आएगा, लेकिन ये 4 भी करना है साथ में, ठीक है, तो इससे भी करना है ध्यान से। अब देखो, अब अगले का आ जाएगा आपके पास -4 + 2m डिवाइडेड बाय 3। फिर उसके बाद आता है -m, फिर उसके बाद आता है -m, फिर +m, फिर +m, और लास्ट में हमारे पास आता है 36 + 33m, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गई वैल्यूज़। अब इनको इनके साथ माइनस करना है, यानी 4 को 4 के साथ किया तो आपका आंसर ये तो 0 आ गया। चलो जी, पहली जो चीज़ ख़त्म। 2 को इसके साथ किया, तो जब आपने 2 को इसके साथ माइनस किया है तो आपका आंसर आ जाएगा 2 - 7m/3। इसके साथ किया तो 4 - 2m डिवाइडेड बाय 3, फिर आपका पॉजिटिव m आ जाएगा, और फिर आपका यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। और जब इस चीज़ को तो चलो अभी करना नहीं है, राइट। अब देखो, एक 0 तो मिल गई, हमें चाहिए दोनों जीरोस। दोनों जीरो के लिए हमें आगे बढ़ना होगा, तो सेम वही केस, की कॉलम निकालो जी। की कॉलम कैसे निकलेगा, जो नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा आएगी, ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू को नज़र मारो यहाँ पे। अब ये तो आ ही 0 गया है, तो ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू अब किसकी बनती है, इस चीज़ की बन रही है। ध्यान से देखो, यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे -7 है, ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू कौन है, -7m। तो ये मेरा क्या बन गया, की कॉलम, राइट। तो अब मैं की रेशियो निकालता हूँ, कैसे आएगी वो। 9 को मैंने जिस की कॉलम का बना है उसके साथ डिवाइड कर देना है, यानी 9
डिवाइडेड बाय 1/3, तो 9 डिवाइडेड बाय 1/3 का मतलब 27। सिमिलरली ऐसे ही मैंने क्या करना है, 12 डिवाइडेड बाय 2/3, तो जब मैंने इसे भी किया तो मेरा आंसर आ जाएगा 18। ठीक है जी। तो जब मैंने उसके बाद 21 को 5/3 के साथ किया तो इसका आंसर आ जाएगा 63 डिवाइडेड बाय 5। तो जब मैं इसे करूँगा ना, पॉइंटों में आएगा मेरा आंसर। तो जब मैंने पॉइंटों में भी मान लेना है, पॉइंटों में तो हमारा आंसर लो ही होता है। तो जब मैंने 27, 18 और इसका आंसर देखा तो इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, ये तो 12 पॉइंट कुछ आ रहा है ना आंसर। तो जब मैंने इस चीज़ को देखा तो दैट इज़ अ नियरेस्ट लोएस्ट चीज़ जो हमारे पास आई है। तो ये कॉलम क्या बन गया, यानी ये रो क्या बन गई मेरी, यानी A3 हमारा क्या अब हो गया, दैट इज़ आउटगोइंग वेरिएबल। यानी अब देखो, अब ये की रो है, ये की कॉलम है, बचा ये वाला बंदा, तो ये वाला क्या है, की एलिमेंट। यानी 5/3 इज़ अ की एलिमेंट, A3 इज़ आउटगोइंग वेरिएबल, और उसकी जगह पर अब कौन आ गया, x2 आ गया। तो x2 मेरा बन गया इनकमिंग वेरिएबल। ठीक है जी। तो इसलिए जो चीज़ बनी है वो चीज़ लिख देनी है, और 5/3 मेरा क्या है, की एलिमेंट है, राइट। तो उसकी अब देखो, अब कुछ नहीं करना, सेम वही चीज़ें हैं, सेम वही चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, और की एलिमेंट की रो बना दी गई है, और ये देखो इंटरसेक्ट हो गया यहाँ पे। तो इंटरसेक्ट होने के कारण ये पॉइंट की एलिमेंट बना, A3 चला गया, अब x2 आ गया। तो ऐसे ही हमने फिर से न्यू वैल्यू का निकालना है। पहली दो बन गई अब नॉन की, ये बन गई की रो। तो की रो की ये वैल्यू आ गई, ये देखो की रो की ये वैल्यूज़ मैंने निकाल दी। देखो फॉर्मूला वही लगना है, फॉर्मूला वही निकलना है, ओल्ड माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। ठीक है, तो वहाँ से ये वैल्यूज़ निकल गई। आप ये वैल्यूज़ निकाल के मैच कर सकते हो। ये आपके सामने मैंने देखो फॉर्मूला लगा दिया, साथ में पूरा आपको एज इट इज़ निकाल के दे दी हैं, मैच करके देख लेना, यही आएगा आंसर। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया। अब देखो, अब ये हमारा थर्ड टेबल बनने वाला है। क्यों बनने वाला है, क्योंकि अभी तक आपका आंसर इसका 0 नहीं आया था, राइट। तो जब इसका आंसर अभी तक भी 0 नहीं आया है, देखो हमने 0 जब तक नहीं आता तब तक लेते रहना है। तो 0 0 हमारा x1 x2 का भी आना चाहिए, और साथ में जो सरप्लस वेरिएबल्स हैं उनमें भी हमारी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। यानी हमारी जो कंडीशन है वो ये कहना चाहते हैं कि 0 0 तो हमें चाहिए, लेकिन पॉजिटिव आंसर सभी में होने चाहिए, कोई नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए इस चीज़ को करना है। तो अब मैंने ओल्ड और न्यू वैल्यूज़ ऑलरेडी फिल कर दी हैं, टाइम ख़त्म, मतलब टाइम थोड़ा सा आपका ज़्यादा ना हो जाए इसलिए। तो इसलिए मैंने क्या किया, ऑलरेडी यहाँ पे देखो x1 तो पहले ही था, अब x2 ने जगह भी ले ली इसकी। तो वही चीज़ की है हमने, यहाँ से वो जगह चली गई, और यहाँ से जो A3 था वो भी चला गया। तो पूरी चीज़ों को एज इट इज़ दोबारा से मैंने जब एज इट इज़ लिख दिया विद द हेल्प ऑफ न्यू और ओल्ड वैल्यूज़, की रो और की नॉन की रो की वैल्यूज़ को मैंने न्यू वैल्यूज़ जब बनाया है, तो उसको जब फिल कर दिया, तो अब देखते हैं हमारा क्या बनता है आंसर। तो सिंपलेक्स टेबल नंबर 3 निकाला। तो सिंपलेक्स टेबल नंबर 3 में मेरी वैल्यूज़ जो बनी हैं, सिमिलरली ZJ कैसे निकलेगा, पहले मैंने इसको इसके साथ किया, ठीक है, फिर मैंने इसको इसके साथ किया, और फिर मैंने इसको इसके साथ किया। जो आंसर आ रहे हैं तीनों का ऐड करने के बाद मेरा आंसर यहाँ पे आएगा, तीनों का ऐड करने के बाद मेरा आंसर यहाँ पे आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। अब देखते हैं, अब यहाँ पे आपके पास क्या आ गया आंसर, दैट इज़ पहले नंबर पे 4, फिर आपके पास आ जाएगा 2, फिर -6। अब ध्यान से समझना, अब आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, सॉरी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आ जाएगा -6 प्लस m/5। जब आप इसे करोगे ना तब आपको क्लियर होगा। -6 प्लस m/5, जब आप इसको इसके साथ करोगे, इसको इसके साथ करोगे, और इसको भी इसके साथ करोगे, तीनों को ऐड करोगे, फिर आपका ये आंसर आएगा। इसका आंसर तो चलो है ही m, ये आपके पास आ गया -m। फिर इस लाइन का आंसर देखते हैं S3 का, इसका बनता है -2 m/5, ठीक है, और इसका आंसर आपका बनता है दैट इज़ मेरे ख्याल से 0, m बनता है, ठीक है। तो ये सभी वैल्यूज़ को मैंने भर दिया। ध्यान से करना है, तीनों को पहले करना है, फिर ऐड करना है, तभी आंसर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। और जब मैंने इसे कर दिया, 4 से 4 चले गए, यहाँ पे तो आ गया 0 0, राइट। फिर मैंने इसको किया तो ये बन गया 6 - m/5, फिर यहाँ पे मेरा पॉजिटिव m हो गया,
फिर मैंने 2 माइनस 2m/5 कर लिया, ठीक है, और लास्ट में मेरे पास बनता है अब 0। तो अब देखिए, अब मेरे पास ये दो चीज़ें रह गई हैं। अभी तक भी मेरा आंसर पूरा क्लियर नहीं हुआ। तो अब मैंने माइनस देखो, अब माइनस सबसे ज़्यादा किस में है, ये अकेला m है यानी इसकी वैल्यू 1 है, और ये -2 है यानी इसकी वैल्यू 2 है। सो दिस इज़ द हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू। तो हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू का मतलब ये बन गई की कॉलम, ठीक है। तो दिस इज़ द की कॉलम। अब मेरा S3 क्या है, की कॉलम बन चुका है। तो S3 मेरा क्या बना, की कॉलम बन गया। अब मैंने रेशियोज़ निकालनी है। तो रेशियोज़ कैसे निकलेंगी, रेशियोज़ कैसे निकलेंगी, जितना सोल्यूशन है हमारे पास, जितना सोल्यूशन है हमारे पास उसे आपने डिवाइड करना है जो आपका ये आंसर आया, 1 डिवाइडेड बाई 5, 2 डिवाइडेड बाई 5, -3 डिवाइडेड बाई 5। तो जब मैंने इनको किया तो मेरे पास जो आंसर बचेगा वो आता है हमारे पास 24, 9 और 21। यानी अब मेरे पास क्या बनी की रो, सेंटर वाली। ऑब्वियस है ये दो तो बन चुकी थी। अब मेरे पास आंसर चाहे मुझे पता भी ना होता फिर भी मुझे ये पता था कि मेरी की रो यही बनेगी, क्योंकि अब जाने की बारी किसकी है, A2 की बारी है। तो A2 मेरा चला जाएगा, यानी अब जो की कॉलम और की रो बनी है उसके बीच में इंटरसेक्ट करने वाला पॉइंट क्या बन गया, 2/5। तो 2/5 मेरा क्या है, यहाँ पे की एलिमेंट है, और आने जाने वाला बंदा कौन है, यहाँ पे A2 मेरा चला गया, और आएगा अब कौन उसकी जगह पे, S3। तो उसी चीज़ों को मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है जी, उसी चीज़ों को मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। यहाँ पे S3 आएगा, यहाँ पे S3 आएगा। तो ये लीजिए, अब वही चीज़ दोबारा से क्यों की गई है, ध्यान से समझ लेना, वही चीज़ है, वही कारण है, ध्यान से समझो। ये A1, A2, A3 तीन कंस्ट्रेंट थे, तीनों को हटा दिया है अब हमने। अब देखो, अब हमारी वैल्यू बहुत नियरेस्ट पहुँच चुकी है, तीनों चले गए हैं, आंसर विल भी 2 0 भी आ चुके हैं। अब मेरी ऑप्टिमैलिटी का ये कहना है कि अब मैंने लास्ट टाइम क्या निकालना है, दैट इज़ ओल्ड और न्यू वैल्यूज़ की हेल्प से न्यू वैल्यूज़ को, मतलब न्यू वैल्यूज़ निकालनी है। तो जब मैंने न्यू वैल्यूज़ निकाली हैं, आपके सामने है ये टेबल बना मेरा। अब जगह किस किस ने ले ली थी उसको बदल दिया हमने। अब मेरा ZJ निकालना है बाकी। तो अब मैं देख लूँगा मेरा आंसर अगर तो 0 और पॉजिटिव आ जाता है तो समझो इसके आगे हमने कुछ नहीं करना, लेकिन अगर नहीं आता तो अभी भी करना पड़ेगा। तो क्या है, दैट इज़ 4 1 का 4, 0 1 का 0 का 0 और 2 का 0। तो ऑटोमेटिकली 4 1 का 4 ही यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों को ऐड करना है हमने, यानी तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसके आंसर को ऐड करने के बाद लिखना है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये चीज़। तो अब जब मैंने इसका किया है तो इसका आंसर -1 आ जाएगा, इसका आंसर भी -1 आ जाएगा, और इसका आंसर 0 आ जाएगा। और जब मैंने सोल्यूशन का निकाला तो सोल्यूशन का आंसर मेरा 48 आ जाएगा। अब देखो जी, अब बहुत नियर पहुंच गए हैं। 4 से 4 गए 0, इसका भी 0, इसका आ गया आपका 1, इसका 1 और इसका भी 0। चलो जी, अब कहानी हो गई ख़त्म। अब हो गए 0 और पॉजिटिव वैल्यूज़ आ चुकी हैं। इसके आगे हमने टेबल नहीं बनाना, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि जब हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ बनी हैं। ध्यान से समझो यहाँ पे। अब हमने दिखा दिया कि हमारे पास ऑप्टिमैलिटी सोल्यूशन क्या निकला, यानी अगर हम दिखाएं कि हमारे पास ZJ की वैल्यू क्या निकली है, दैट इज़ यानी हमारे पास टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन 48 होना चाहिए, और अगर हमारे पास x1 और x2 की वैल्यू क्या है 4 और x2 की वैल्यू है 2, तब हमारे पास क्या निकलेगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकलेगा। ये थी आपकी प्रॉब्लम LPP की। बहुत बड़ी लेक्चर है लेकिन बहुत समझने वाला है। अगर समझ जाओगे तो इससे आने वाले आगे सभी सम्स आप आसानी से कर सकते हो। एक बार इसे देख लीजिए, कैसे न्यू वैल्यूज़ निकालनी है, कैसे हमने किया है, क्या करना है, ये सारा स्टेप करना है। ध्यान से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सम है, बिग M मेथड का इस्तेमाल करके किया गया है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से बहुत है। आज की वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छी लग गई है, समझ आ गई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। प्रॉब्लम है कहीं पे कमेंट कर सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।